प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी फाइनल ईयर की एक नई यूनिट यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस पहले लेक्चर में हम जानेंगे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और कुछ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, जैसे न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर डेंसिटी वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी यह यूनिट है और आज हम सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, बेसिक बातें न्यूक्लियस की आपका जो ये पार्ट समझ लीजिए। आप एटम के बारे में जानते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लोअर क्लासेज में हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम में एक सेंट्रल पार्ट जो होता है एटम का, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इस सेंट्रल पार्ट को या इस सेंट्रल कोर को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें इस पूरे एटम का पूरा जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है। साथ में होल ऑफ द ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मास जो है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस क्या होती है। इन एन एटम देयर इज ए सेंट्रल पार्ट where whole of the positive charge of the atom exists and most of the mass is concentrated in a very small region. This small region or this central core is called nucleus of the atom. यानी कि इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, मैं न्यूक्लियस की ही बात कर रहा हूँ, कि there is central part और कोर ऑफ एटम, मैं एटम की ही बात कर रहे हैं, वेयर होल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम concentrated न्यूक्लियस। इस पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये देखिए, इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी कि ये बात भी हम लिख देते हैं कि इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन प्रेजेंट। और इन्हें हम कलेक्टिवली दोनों को, जैसे न्यूक्लियस में जो रहते हैं उन सबको हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानेंगे, चाहे वो प्रोटॉन हो फिर वो चाहे न्यूट्रॉन हो, कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। वन प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी हम आगे चल के डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि एटम का साइज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। द साइज ऑफ, ये कुछ बेसिक बातें हम न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी पर आधारित हमारी पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स चलेगी। सारे आर्टिकल्स जो है इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में पता होना चाहिए। द साइज ऑफ न्यूक्लियस 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर।
विच इज, अब देखिए ये तो इस न्यूक्लियस का साइज है, लेकिन इस एटम का जो साइज है वो है विच इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ एटम। ये देखिए, और एटम का साइज जो लगभग आप जानते हैं बहुत ही कम रहता है, छोटा रहता है। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? हर एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये अलग अलग होते हैं। तो फिर हम एक न्यूक्लियस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? ए न्यूक्लियस इज किसी भी न्यूक्लियस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए जेड एक्स ए। अब ये क्या क्या ये सिंबल है। जब हम किसी एटम या किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर अब आपको जानना होगा कि ये जेड क्या है, जेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर इस जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है। और जो ये किसके बराबर होगा, देखिए किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन वहां प्रेजेंट है, उन प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं इट इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ आप ये बेसिक चीज़ें ज़रूर लिख लिए ताकि आपको आने वाले जो आपके जो भी टॉपिक्स हैं जो वो आप अच्छी तरीके से, जो कि न्यूक्लियस पर आधारित होंगे, इसलिए हमें न्यूक्लियस के बारे में इन कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और ये देखिए ए क्या है, इस ए के बारे में भी जान लीजिए। ए उस न्यूक्लियस का मास नंबर है, इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों, ये भी आप जानते हैं कि मास नंबर का मतलब न्यूक्लियस का मास कितना है, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। देखा जाए तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं मास में। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ये जो मास नंबर है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होते हैं एक तरह से, या यूं कहिए कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो ए है इट इज इक्वल टू जेड। जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए और एन हम कह देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो कैसे निकाल लेंगे? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दीजिए तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस तरह से। अब देखिए, अब हमें यह पता चल गया कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेड ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये उसका केमिकल सिंबल है उस एटम का या उस न्यूक्लियस का। सपोज कीजिए हाइड्रोजन की है तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा। अगर ये कार्बन की है तो ये देखिए 6 कार्बन 12, तो ये एक्स की है सी। ये कार्बन की न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और उसका मास नंबर 12 है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमें न्यूक्लियस के, अच्छा थोड़ा सा और हम जान लेते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक बातें जिनके बारे में हम आगे चल के आपको बताएंगे। न्यूक्लियॉन्स आर हाफ स्पिन पार्टिकल्स। और प्यारे बच्चों, हम लोग सोच रहे हैं कि ये जब न्यूक्लियस होती है ये बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल साइज की है, बहुत ही
कम जगह में है और इसमें काफ़ी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट हो रहे होंगे, रेस्ट में हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इन इलेक्ट्रॉन्स का आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम भी होता है इनके ऑर्बिटल मोशन की वजह से या इनके स्पिन मोशन की वजह से। वैसे ही ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये भी रेस्ट में नहीं है, ये भी रिवॉल्व कर रहे हैं और इनका भी अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। यानी कि यही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स द न्यूक्लियॉन्स आल्सो possess the angular momentum and corresponding magnetic moment। यानी कि these nucleons also revolves about their own axis and due to that they possess the angular momentum as well as magnetic moment। the minimum value of the magnetic moment, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स के केस में बोहर मैग्नेट्रॉन सुना था, वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कहते हैं। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस का जो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे हम न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कहेंगे। मैं ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ जिन्हें हम आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले किसी न किसी स्टैंडर्ड में नीचे की क्लासेज में हमने पढ़ा है, उन्हीं की बेसिक बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ value of magnetic moment is called nuclear magneton। ये देखिए, तो प्यारे बच्चों, हमने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया है कि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। चलिए कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियस की हम वन बाय वन करके उनके बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं जिनका हमारे लिए आगे जो आर्टिकल्स होंगे उनके लिए बड़ा अहम रोल रहेगा, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, न्यूक्लियस में हम के बारे में हमें जानना होगा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इस न्यूक्लियस के चार्ज में न्यूट्रॉन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जितने प्रोटॉन हैं उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हो जाएगा हमारा चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन पर तो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, यानी कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन रिमेन प्रेजेंट। ये तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और हम सभी जानते हैं कोई भी न्यूक्लियस होती है किसी एटम के न्यूक्लियस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां Z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है जो कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो अब बताइए, जो चार्ज होगा
वो प्रोटॉन्स की वजह से ही होगा। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस पर चार्ज होगा। यानी कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू, ये देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू क्यू। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है ई, और कितने प्रोटॉन हैं जेड, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए प्लस। तो ये हो गया, दिस इक्वेशन गिव्स दी चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। इनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, मैं फिर लिख देता हूं आपको कि वेयर जेड इज दी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं हम इसे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ई के बारे में भी हम जानते हैं, ई इज दी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में बता देता हूं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। मोर बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यू कैन से मोर बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, सो मोर बी द चार्ज देयर, एंड न्यूक्लियस हैज द पॉजिटिव चार्ज। और हमने ये पहले ही बता दिया है कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज रिमेन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन सारे कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, और प्रोटॉनों पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियस में ही रहता है। मास ऑफ न्यूक्लियस। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस का मास कितना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों का जो मास को अगर हम ऐड कर दें तो फिर वो न्यूक्लियस का मास हो जाता है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन्स के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि इट इज इक्वल टू, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस इट इज इक्वल टू द सम ऑफ masses of न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, अब यहां पर एक सोचने की बात है। देखिए, सपोज कीजिए हम कह देते हैं कि जेड, जेड क्या है, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक और बात देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं mp इज दी मास ऑफ वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास भी हमें पता है, और वो कितना है, mp। इसी तरीके से हम कह देते हैं भाई n क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इन न्यूक्लियस। और ये भी हमें पता है कि मान लो mn इज दी मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो mn है। अब हमें सब कुछ तो पता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, ये देखिए, देयरफॉर मास ऑफ न्यूक्लियस, बता दीजिए, हमने पहले ही बता दिया, जो न्यूक्लियॉन्स का मास है, यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का मास है, इनको अगर हम ऐड कर दें, इनका हम सम कर दें तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। चलिए बता दीजिए, एक प्रोटॉन का मास कितना है, mp, और कितने प्रोटॉन हैं, z, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn, और कितने न्यूट्रॉन हैं, n। यही तो हो जाएगा, दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, और यू कैन से न्यूक्लियर मास। अच्छा, एक और बात आती है, हम लोग देखते हैं कि ये जितना मास हम निकालते हैं, ये इस न्यूक्लियस के मास से का जो एक्चुअल हम डिटरमाइन करते हैं न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, वो इससे थोड़ा कम आता है। क्यों आता है, वो हम जब आगे और आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता सकते हैं
कि ये जो न्यूक्लियस का मास है जो कि बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, तो इसका मास हम कैसे निकाल पाते हैं? हम निकालते हैं न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, यानी कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय मास न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। और ये न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पता क्या चीज मेजर करता है? E/m रेशियो, यानी कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है और उसका मास, इन दोनों का रेशियो डिटरमाइन करता है, और इसी से हम न्यूक्लियस मास डिटरमाइन कर सकते हैं, which gives mass of nucleus, and the mass of the nucleus always remains slightly lesser than the mass number of the nucleus। जो न्यूक्लियर का जो मास नंबर होता है उससे न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम होता है। क्यों होता है? जब हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला एक और प्रॉपर्टी की भी, न्यूक्लियस का मास कितना होता है, और इससे पहले हमने जाना न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये न्यूक्लियस का जो साइज है, मान लो ये स्फेरिकल है और इस टाइप से है ये, और ये इसका रेडियस है। एक स्फेरिकल जिसका वॉल्यूम भी हम जानते हैं किसके बराबर होता है? 4/3 πr³ किसी भी स्फीयर का, एंड दिस न्यूक्लियस इज टेकन स्फेरिकल। अब ये देखिए कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम समझ लीजिए, साइज समझ लीजिए, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आप अगर एक बैलून ले लो आप और उसमें आयरन बॉल डालना शुरू कर दो, तो जितनी ज़्यादा आयरन बॉल उसमें डालते चले जाएंगे उतना ही उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ठीक ऐसे ही इस आयरन बॉल की जगह आप न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को समझ लीजिए, तो जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे किसी न्यूक्लियस में, उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम किसके नाम से जानते हैं? मास नंबर के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, क्योंकि जितना मास नंबर होगा, यानी कि 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या है? मास नंबर। और मास नंबर आपको मैंने पहले ही बताया था, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये 4/3 पाई तो ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इसका मतलब सीधा सा है कि r/3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होगा, रेडियस जो है इस न्यूक्लियस का वो भी इंक्रीज होगा इस हिसाब से। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो क्या हमें लिखना होता है? r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। ये देखिए प्यारे बच्चों, जहां r0 क्या लिया हमने? इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है हमारी न्यूक्लियस से संबंधित। इसे न्यूक्लियर इक्वेशन भी हम आगे चल के कहेंगे। और ये जो r0 है इसके बारे में मैं लिख देता हूं कि वह r0, इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है पहले वो नोट कर लीजिए, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि लगभग इसको हम 1.3 फर्मी कहेंगे,
1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होता है, आप जानते हैं। और इसे कहते क्या हैं, इज दी R0 इज दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इट इज कॉल्ड, इसे कहते क्या हैं, इसे हम किस नाम से जानेंगे आगे चल के, इसे हम न्यूक्लियर फैक्टर, न्यूक्लियस फैक्टर या फिर न्यूक्लियर कांस्टेंट या न्यूक्लियस कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, R0। यहाँ से एक बात तय हो गई कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो सभी न्यूक्लियस के लिए बराबर नहीं होता, जैसा कि आप देख रहे हैं, बल्कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग दी मास नंबर। न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर साइज इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज as the cube root of the mass number of that nuclei. As the mass number increases, the nuclear radius also increases. जैसे सबसे स्मॉल साइज किस न्यूक्लियस की होगी, हाइड्रोजन की होगी, और फिर जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियर रेडियस भी इंक्रीज होगा, और जब रेडियस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर वॉल्यूम यानी कि न्यूक्लियर साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होता है तो ये देखिए प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, तो जो साइज ऑफ चार्ज जो है वो भी इंक्रीज होगा। ये दोनों सारी आपस में इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं, ये तो हमने न्यूक्लियर साइज की बात की है, अब हम न्यूक्लियर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी, प्यारे बच्चों, आप डेंसिटी के बारे में आप जानते ही हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, न्यूक्लियर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि न्यूक्लियर मास को अगर हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी। बस यही तो है, चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ nuclear mass and volume of nucleus. You can say nuclear density is equal to mass of the nucleus divided by volume of nucleus. अब प्यारे बच्चों, इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आप पहले से जान चुके हो। मास ऑफ द न्यूक्लियस जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये इसके मास नंबर के बराबर होती है, तो हम यहाँ पर A लिख देते हैं, दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मैंने पहले ही बताया था आपको, ये क्या होती है, 4/3 πr³। और यहाँ पर भी मैंने बताया था, अभी एक महत्वपूर्ण फार्मूला हमारे पास आया था कि R किसके बराबर था, R0 × A⁻⁴ तो put this value of R here, we can write here that it is equal to A divided by 4/3 πr⁻³ into A। A से ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए हमारे पास आ जाता है 3 divided by 4 πr⁻³। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें कहीं पर भी मास नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि जो मास नंबर होता है वो प्रत्येक न्यूक्लियाई का अलग अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, उन सब का। तो यहाँ पर तो मास नंबर आया ही नहीं है। मतलब ये है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। जब मास पे नहीं कर रही है, इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियाई हो, चाहे वो हाइड्रोजन की हो, चाहे लेड की हो, चाहे वो कैल्शियम, किसी भी न्यूक्लियाई की हो, हैवी एलिमेंट हो चाहे लाइट एलिमेंट हो, न्यूक्लियर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं तो पता ये किस ऑर्डर की आती है न्यूक्लियर डेंसिटी, इट विल बी कम्स आउट टू बी 2.4 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लगभग इसी ऑर्डर की आती है और ये बहुत ही ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर में आपने न्यूक्लियस के बारे में जाना कि न्यूक्लियस, एटम की न्यूक्लियस क्या होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ आज हमने डिस्कस की। क्योंकि लेक्चर ये लेंदी हो जाएगा और
न्यूक्लियस की हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। आज तो हमने न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। कमिंग जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, साथ में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जैसी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रहें का आपका सिलेबस पूरी फिजिक्स और मोटिवेशन और साथ में एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, वो तमाम चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलनी है, जिससे आपकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होगी, ना सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये लेक्चर बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पर आधारित रहेगा। और तब तक उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना है, नोट्स नहीं बनाए हैं और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप अपने उस नोट्स को भी डाउनलोड कर लें, जो कि आपको लेसन प्रिपरेशन में बड़ी हेल्प करेंगे। और प्यारे बच्चों, बेल आइकॉन भी दबा दिया होगा और शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।